Hello everyone, welcome to जियो साइंस एकेडमी। माय नेम इज सुमित एंड आज हम कवर करेंगे हमारा पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था पहला चैप्टर जो हमने दो पार्ट में कवर किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज हम पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं एंड आप सबको पता है कि हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ बनना एंड कैसे उसकी डिमांड हुई, कैसे वो स्टार्ट हुआ एंड कैसे कैसे बना, उसके हेड कौन थे, उसका जो ढांचा एक बेस कहाँ से बना है एंड ऑल, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे। गाइस, ये जो चैप्टर है ये हमारा ज़्यादातर फैक्चुअल डेटा पर है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो फैक्ट्स है वो आपको लर्न करने, याद करने। यहाँ पे डेट्स आएगी, ईयर होंगे एंड उसके बाद फिर आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स एंड उसके जो मेंबर्स के नाम क्या थे, प्रेसिडेंट कौन था उस वक्त एंड कौन टेम्परेरी था एंड ऑल, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल चैप्टर है ज़्यादातर फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम अपना डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली बार 1934 में डिमांड हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंडिया में, और ये किसने की थी? एम एन रॉय। ठीक है गाइस, ये काफ़ी पूछा गया यूपीएससी ने क्वेश्चन, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बी एन राव एंड एम एन रॉय में पहली बार जो अगर डिमांड रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो एम एन रॉय ने रखी थी। ठीक है, वॉज अ पियोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो हम एम एन रॉय को याद रखना है। इन्होंने पहली बार 1934 में कहा था कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है और इंडिया का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, 1935 में आईएनसी ने क्या किया था? पहली बार ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, यहाँ पे अपने आईएनसी ने, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कि एक भारत का अलग से संविधान होना चाहिए। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ पर डिक्लेयर किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा हमारे संविधान में, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रहेगी वो इलेक्टेड रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है गाइस? लाइक कि 18 साल के ऊपर के जो लोग रहते हैं उन्हें एडल्ट फ्रेंचाइज में गिनते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज को एक और नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये आपको याद रखना है, आगे हम देखेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी वो इलेक्टेड थी और साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज थी वो। उसके बाद फिर जो डिमांड जो फाइनली एक्सेप्ट की गई थी वो किसने की थी? अगस्त ऑफर के बाद। अगस्त ऑफर आया था 1940 में। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, भारत के अलग संविधान होगा और यहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है, अगस्त ऑफर एक थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अगस्त ऑफर में क्या हुआ था? तब थे वाइसरॉय लिंथिग्यो इन 1940। ठीक है, 1940 में आया था अगस्त ऑफर, और यहाँ पे ये वाइसरॉय थे यहाँ पे, और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, एक्सपांड करना मतलब ये कि इंडियंस को भी लेंगे उसके एक्सपांशन में। ठीक है, इंडियंस को लेके उसको एक्सपांड करेंगे, और साथ ही साथ कि ये जब काउंसिल बनेगी ये वॉर के बाद होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इनमें क्या किया गया कि यहाँ पे माइनॉरिटी को पूरा, मतलब बोल सकते पूरा सहयोग दिया गया कि इनको भी साथ में लेके चलेंगे, और साथ ही साथ इंडिया की सारी राइट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। लेकिन इसमें ये था कि ये एंड ऑफ वॉर, मतलब ये कि 1940 में क्या चल रहा था? यहाँ पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, 1940 में था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये कहा गया था कि अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर बनेगी तो वो बनेगी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो अगस्त ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। ठीक है, नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ठीक है, 26 नवंबर डेट थी, ये आगे हम देखेंगे। अंडर सीम ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान।
कैबिनेट मिशन प्लान ने पूरा प्लान किया था कि कब बनेगी, कब होगा एंड ऑल, एंड उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन प्लान आया था इसके बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी लोगों द्वारा। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में यूपीएससी बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेती है, और पहले भी पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। और जो इलेक्टेड जो मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, जो नॉट डायरेक्टली रहेंगे इलेक्टेड, वो रहेंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ किए जाएंगे मेंबर्स वहाँ के। और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट में यूपीएससी ने काफ़ी पूछा है कि यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन को इंक्लूड किया गया था एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेजर जितने भी सेक्शंस है सबको इंक्लूड किया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससी, एसटी, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे वुमेन भी इंक्लूड की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑलमोस्ट सबको इंक्लूड किया गया था संविधान बनाने के लिए। और यहाँ पे एक बात जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं थे यहाँ पे। उसके साथ ही साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट भी होते थे, एक का नाम था H.C. मुखर्जी एंड सेकेंड इज V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये इलेक्ट हुए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में सारी फैक्चुअल है, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे और आप इजीली याद कर सकोगे अगर आप लेक्चर को 2 से 3 बार देखोगे एंड साथ ही साथ बुक से एक बार रिविजन कर लोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, जिसे हम आज प्रीएम्बल के नाम से जाना जाते हैं, बाद में जो प्रीएम्बल कहलाया। ऑब्जेक्टिव मतलब ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट का बनाने का। जैसे कि बोल सकते हैं कि हमारे बोल सकते हैं कि एक बुक का एक समरी होता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका इंडेक्स होता है कि उसमें क्या क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न लिए गए और किस किस को हमने ध्यान में रखकर हमारा ऑब्जेक्टिव सेट किया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था अपना 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये डेट भी फैक्चुअल है, आपको याद रखना होगी ये डेट। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था। और सॉरी, यहाँ पे डिक्लेयर किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड ऐड किए गए थे कि हम सत्य निष्ठा से इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है। ठीक है, इंडिपेंडेंट आप सबको पता, आज़ाद। सोवरेन मतलब आप सबको पता है, जिसे मैंने आपको पहले समझाया था। सोवरेन मतलब कि यहाँ की जो डिसीजन है, हमारे जो डिसीजन है, हमारे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, वो अब कोई बाइंडिंग नहीं है। हम चाहे तो कोई सी टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, हम चाहे तो इंडिया के कोई सी टेरिटरी को किसी को दे सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इंडिया के जितने चाहे उतने स्टेट बना सकते, उतने प्रोविंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सोवरेन का मतलब ये था कि अब हम चाहे अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते, अब हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करता है और ना ही किसी का बाउंडेशन है। और रिपब्लिक मतलब कि यहाँ के लोगों ने वोट देकर चूज़ किया है। ठीक है, वोट देकर यहाँ के लोगों ने ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया है। ठीक है, और आगे इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर गवर्नेंस होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ से ये बताया है कि एक ओवरऑल बता रहा है कि किन किन बात को हमको एक बेस लेकर आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखना। वेयर द टेरिटरीज डेट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, द टेरिटरीज डेट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स एंड such other parts of India as are outside India, and the states as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि जितनी भी टेरिटरी थी जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थी, ठीक है,
और या फिर जो अब हमारे इंडिया के अंडर में इंडियन स्टेट्स में गिनी जाती है, या फिर जो हमने आउटसाइड से कैप्चर की है, ठीक है। जैसे कि बहुत सी टेरिटरी लाइक अपने कुछ फ्रेंच की भी थी, कुछ पोर्तुगल्स की भी थी, ठीक है, कुछ ब्रिटिशर्स की थी। तो मतलब जितनी भी टेरिटरी थी उसके बाद फिर जो हमारे पास जो आखिर में जो थी 1947 के वक्त, वो और इन सबको मिलाने के बाद जितनी भी टेरिटरी जो हम चाहते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट सोवरेन होगी इंडिया में। और साथ ही साथ उन सबको मिला के एक यूनियन बनाया जाएगा, ठीक है। यूनियन मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला के जो बनाया जाए, जैसे फैक्ट्री में यूनियन होता है, इन सबको मिला के ऐसा बनाया जाएगा। इन सबको मिला के जो बनेगा उसे कहेंगे हम इंडिया, ठीक है। मतलब जितने भी टेरिटरी जो हमने शामिल की है, जो पहले से थी, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, जो हमने किसी से हथियाई है, उन सबको मिला के अगर जो बनेगा उसे बोलेंगे हम सोवरेन इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया बोलेंगे उसे, ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक स्टेट को हम इंडिया बोलेंगे, यहाँ पर सब स्टेट्स, जैसे कि यहाँ समझ लो मध्य प्रदेश हो गया अपना, उसके बाद फिर उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इन सबको मिला के इंडिया बना है। इनको अकेले को इंडिया नहीं है यहाँ पे, इन सबको मतलब यहाँ पे एक फेडरल इन सबका है, इन सबका एक यूनियन है, उसको मिला के हमने इसे इंडिया कहा है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे कि हमने बोला कि टेरिटरीज, मतलब टेरिटरी एक वाइडर टर्म है, ठीक है। बाउंड्री मतलब समझ लो कि ये यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ये बाउंड्री। टेरिटरी मतलब यहाँ पे आने वाले जितना भी पूरा क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा लिया उसने, ठीक है। वो सब इसके अंदर उन्होंने शामिल किए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए कि जितनी भी पावर्स है, अथॉरिटी है इंडिया को, ठीक है, इंडिया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने कहाँ से गेन किए, वो उन्होंने गेन किए फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। हम आगे पढ़ेंगे जब प्रीएम वाला चैप्टर, तो उसमें देखना कि उसमें लिखा है स्टार्टिंग में, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब हम यहाँ के लोग, ठीक है, इंडिया के लोग, हर एक पीपल, ये लोग मिल के इसको इंडिया बना रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, यहाँ के गवर्नमेंट का ऑर्गन बनाए जाएंगे और आगे रन होंगे। मतलब जितनी भी पावर है, अथॉरिटी है, ये सब कहाँ से मिली है, यहाँ के लोगों से, इंडियन पीपल से, ठीक है। और इसलिए डेमोक्रेसी का खास पार्ट है पीपल, यहाँ के जो लोग, जो जनता है, वो डेमोक्रेसी का बहुत खास पार्ट है। उसके बाद फिर बताया गया इसमें कि यहाँ पे सब लोगों को सिक्योर किया जाएगा, यहाँ के जितने इंडिया के जितने लोग हैं उनको जस्टिस दिया जाएगा तीनों प्रकार का, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, या फिर उनको इक्वलिटी दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और समाज में उनको एकता दी जाएगी, है ना, कानून के समक्ष सब एक होंगे। उसके बाद उनको फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से बोल सके, अपना आप को एक्सप्रेस कर सके, वो जिसमें चाहे उसमें अपना फेथ रख सके, विश्वास रख सके, और उसके बाद वो जैसे चाहे उसे वर्शिप कर सके, जो चाहे उस भगवान को पूछ सके, एसोसिएशन बना सके एंड ऑल। मतलब देख सकते हो कि यहाँ पे एक बताया है कि हमको किसको बेस लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। लेकिन याद रखिएगा कि ये सब है, लेकिन ये सब आपको पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक की मोरलिटी को ध्यान रख के बनाया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि एक का जो विश्वास है वो किसी और का, मतलब बोल सकते कि उसके राइट्स ले रहे उससे, या फिर उसका इंडिपेंडेंस को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेफगार्ड किए जाएंगे सभी बैकवर्ड क्लासेस को, डिप्रेस क्लासेस को, एससी हो, एसटी हो, या फिर जितनी माइनॉरिटीज़ है उन सबका ध्यान रखा जाएगा, चाहे मुस्लिम हो या फिर सिख हो, कोई से एरिया में यहाँ पे सबका ध्यान रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ का प्रोविज़न बनाया जाएगा। बिकॉज आप सबको पता है कि पहले हमारे यहाँ कास्टिज़म एंड रिलीजन के नाम पे कितने डिवाइड हुआ करते थे, और अंग्रेज़ ने इन्हें और डिवाइड कर दिया गया था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें भी शामिल किया गया, ताकि ऐसा ना लगे कि यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे, या फिर इनको कहीं ना कहीं हमने साथ में नहीं लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना कि हमने जो रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को असेंबली में, ठीक है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन था, ठीक है, जो आगे जाके हम बोल सकते हैं कि एक शेप था कॉन्स्टिट्यूशन का कि कैसे बनेगा, एक ढांचा जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। और आगे जाके क्या बना, हमारा प्रीएम्बल बनाया गया। जो आज हम प्रीएम्बल है, इसके बाद जो हम चैप्टर रीड करेंगे उसमें हम जो देखेंगे, तो प्रीएम्बल
मतलब बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके जो बनाया गया उसे बोलते हैं हम प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में इन सबको ही बताया गया एक शॉर्ट फॉर्म में, जो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब इसके अदर फंक्शंस क्या क्या थे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि डेट्स एंड ऑल आपको याद रखना है, ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इंडिया ने रेक्टिफाई की थी अपनी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में, जो मैंने आपको बताया था कॉमनवेल्थ क्या होता है, जो ब्रिटिश ने जहाँ पर गवर्न किए वो कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे। ठीक है, 1949 में बन गए थे। उसके बाद फिर ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखा जाए, अगर यूपी इससे अगर वन वर्ड में अगर स्टेटमेंट के अलावा अगर कुछ क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि इंडियन फ्लैग कब अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 में पहली बार इंडियन फ्लैग को अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था, लेकिन नेशनल फ्लैग हम पहले से यूज़ कर रहे थे अपने स्ट्रगल में, फ्रीडम में, लेकिन 22 जुलाई 1947 को इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था कि ये इंडिया का नेशनल फ्लैग होगा। और फिर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और जैसे हमने देखा कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1950 को इन्हें इलेक्ट किया गया था। ठीक है, अब 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था, लेकिन आगे भी ये चली थी। ठीक है, एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट आगे तक चली थी ये, जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब तक नहीं हुए थे आगे तक ये चली थी। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, 1951 से 1952 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1951-52 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और नई पार्लियामेंट बनाई गई थी। ठीक है, आपको पता है पार्लियामेंट कब बनेगी, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। और ज़्यादातर उसमें देखा जाए तो जो मेजोरिटी जीत के आएगी उसकी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो इलेक्शन कब हुआ, 1951 से 1952 में। उसके बाद नई पार्लियामेंट बनी थी। तो गाइस अब यहाँ पे हम देख लेते कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, हालांकि कमिटीज़ बहुत सारी बनी थी, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ मेजर कमिटीज़ थी वही इंक्लूड किए। और मेजर कमिटीज़ के हेड कौन थे वो ध्यान रखने, कभी हो सकता है यूपीएससी बहुत बार पूछ लेती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर आएंगे आपको जो वन वर्ड या फिर सिंगल लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी जो पूछती है उसमें आता है पॉलिटी में। और अगर स्टेटमेंट में पूछा है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं इनके पूछने के। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी किसके अंडर में थी, वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो थी सरदार पटेल के अंडर में। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी तो आप सबको शायद याद ही होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर पॉलिटी को देखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आगे हम पढ़ेंगे इसके और कौन कौन मेंबर होते हैं। ठीक है, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरियाज के कौन थे, वो थे अपने सरदार पटेल। ठीक है, ध्यान रखना एडवाइजरी कमेटी के सरदार पटेल थे। और देखो कहा के थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी मतलब है कि पार्लियामेंट में किस टाइप के रूल्स वगैरह रहेंगे, जो उसका प्रोसीजर पूरा फ्रेमवर्क है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैंड में था, वो उसके हेड थे। अब स्टेट्स कमेटी ये ध्यान रखना कि स्टेट कमेटी के आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि स्टेट कमेटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन नहीं, यहाँ पे है कि स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स में आएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद आएगा स्टीयरिंग कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी मतलब बोल सकते जिससे कार का स्टीयरिंग होता है, जो पूरी कार को कंट्रोल करता है। ऐसे ही वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो थे अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो पूरा कंट्रोल कर रहे थे, इनको सबको देख रहे थे ओवरऑल को। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना ड्राफ्टिंग कमेटी। गाइस ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
जो काफ़ी पूछा गया है एंड आपको ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, ठीक है। पहले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, ठीक है, जैसे कि हमने आगे देखा। फिर सेकंड है N. गोपाल स्वामी अयंगर एंड थर्ड इज अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, थर्ड इज K.M. मुंशी, सॉरी फोर्थ इज K.M. मुंशी, देन सैयद मोहम्मद सदाउल्ला एंड N. माधवा राव, ठीक है। N. माधव राव क्या थे, इन्होंने B.L. मित्र को रिप्लेस किया था जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इल हेल्थ की वजह से, ठीक है। B.L. मित्र पहले यहाँ के मेंबर थे लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके बाद यहाँ पे कौन आया था, N. माधव राव। उसके बाद फिर लास्ट जो मेंबर थे होते T.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। अब ये किसे रिप्लेस करके आया था, ये आया था D.P. खेतान को, जो कि मर गए थे 1948 में, हु डाइड इन 1948। इनको रिप्लेस करके आए थे T.T. कृष्णमाचारी, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब क्या था, ड्राफ्ट मतलब ये है कि इसका ढांचा कैसा रहेगा, कि हम संविधान तो बनाया जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये संविधान का जो पूरा ढांचा रहेगा, बेस किस किस पिलर्स पे टिका रहेगा, कैसा रहेगा, वो किसने बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो किसके हैंड में थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हैंड में थी, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें बोलते हैं आधुनिक मनु, ठीक है गाइस। ये ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ सकती है क्वेश्चन ये कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है, तो वो कहा गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग मतलब एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा कैसा बनेगा, इसका नक्शा बनाया था उन्होंने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। उसके बाद फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था, देखिए 26 नवंबर 1949 को। कंटेंट अ प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल जैसे हमने देखा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो आगे जाके प्रीएम्बल हो गया, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्रीएम्बल, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे पहले और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि प्रीएम्बल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है, उसके बाद इसको एनेक्ट किया गया था कि ये कैसा होगा, ये बात ध्यान रखना। प्रीएम्बल पहले नहीं बना था, ठीक है। हालांकि प्रीएम्बल में एक ओवरव्यू दिया है कि इसमें क्या क्या है, इसलिए इसको बाद में बनाया गया था ताकि एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि हमारे संविधान में हमने किस किस बात को विस्तार में कवर किया है, डिटेल में कवर किया है और हमने क्या क्या प्रोविज़न ले रखे हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा होता है ड्राफ्टिंग कमेटी का, यहाँ पे ये पॉइंट खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स है, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत कम पूछेगा, लेकिन ठीक है, इनमें से कुछ कुछ बातें जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, ठीक है। एलिफेंट वॉज एडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ सील फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। संविधान सभा की जो सील थी वो एलिफेंट था, जो अडॉप्ट किया था हमने। और वैसे ये थोड़ा सा आपको पॉइंट याद रखने लायक है, जो मैंने आपको बताया था पहले कि M.N. रॉय ने आइडिया दिया था कि संविधान सभा बनेगी, ठीक है, लेकिन सर B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, जिसे लीगल एडवाइज़र भी कहते हैं, टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे है B.N. राव और वहाँ पे M.N. रॉय, ठीक है। B.N. राव और M.N. रॉय में कंफ्यूज मत होना, ये लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और M.N. रॉय ने क्या दिया था, आइडिया दिया था कि संविधान सभा होनी चाहिए इंडिया की। उसके बाद H.V.R. अयंगर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये अपना वाइस प्रेसिडेंट में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, H.V.R. अयंगर, जो सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। उसके बाद फिर S.N. मुखर्जी, ही वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये चीफ ड्राफ्टमैन थे, कौन थे, S.N. मुखर्जी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये जो बोला मैंने आपको 3 नाम याद रखने हैं, और ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा बोल सकते हैं कि फैक्चुअल डेटा से भरा हुआ है, जो आपको अगर 2 से 3 बार आप इजीली अगर लेक्चर देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आप इजीली लिंक कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, एंड
आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आगे का क्या होगा। एंड मेक श्योर कि आप इसे एक बार बुक से रीड ज़रूर करें, ठीक है, लक्ष्मीकांत से। जैसे कि हमने पूरा जो सोर्स है लक्ष्मीकांत से लिया हुआ है, तो वहाँ से एक बार रीड ज़रूर करें। एंड आप अगर 2 से 3 बार भी अगर लेक्चर देख लेंगे तो इजीली आप इसे लिंक कर सकते हैं। एंड रिविज़न करते रहिए, जो पुराने लेक्चर्स हैं उनका भी रिविज़न करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गुड लक, हैव अ गुड डे।